ज्योतिष और वास्तु दोनों पैरेलल ही चलते हैं। हाँ। पहली बात तो ये कि जब आप पैदा हुए तो ये फिक्स हो गया था कि आपको कैसा घर मिलेगा, कैसी फैमिली मिलेगी, कैसी पत्नी मिलेगी। एवरीथिंग इज फिक्स। वो प्रारब्ध जो लेकर आए हो। वास्तु कहाँ से देखते हैं? कुंडली के चौथे घर से देखते हैं हम लोग। चौथा घर अगर आप जन्मजात ही मैलेफिक लेकर आए हो, मैलेफिक कैसे होता है? नीच का प्लैनेट चौथे घर में आ जाए, शनि राहु केतु की एंट्री हो जाए, या सूर्य जैसे प्लैनेट भी चौथे घर में आते हैं, तो वास्तु दोष पैदा होता है। क्योंकि वास्तु हर चीज में इम्प्रूव करता है। जैसे हमने बोला कि खाली वास्तु से अगर रिश्ते ठीक हो जाए तो कुंडली फाड़ के फेंक दो। सही बात है। अगर खाली कुंडली से सब कुछ हो जाए तो भाई फिर वास्तु शास्त्र लिखने की क्या। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कभी भी रेमेडी कर देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। साल में कुछ स्पेसिफिक नक्षत्र आते हैं, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, इसमें की हुई वास्तु की रेमेडी 100%। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो रजनी मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छी, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी मैम। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं, बात करते हैं वास्तु पे। मैम, वास्तु पे वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट लोगों ने बनाए, वास्तु की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वास्तु होता है, ये तो जनरल बातें कर ली लोगों ने। बट हम जो आज बातें करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग बातें करेंगे वास्तु के ऊपर। तो मैम, जैसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वास्तु का इंपॉर्टेंस क्या है। वास्तु जानते तो सब हैं कि भाई करवाना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है ये इतना? पहली बात तो वास्तु अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 12-13 साल पहले तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि वास्तु क्या था। 12 से 15 साल हुए हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वास्तु को इतना हाइप मिला है। वास्तु के बहुत सारे ग्रंथ हैं। साउथ इंडियन जो कल्चर है उसके हिसाब से अलग है, नॉर्थ के हिसाब से अलग है, हर एरिया के हिसाब से वास्तु का थंब रूल्स है वो अलग बने हुए हैं। सब अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए। विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है, राजा भोज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने की वास्तु के ऊपर ऐसी जानकारी दी कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट जहाँ तक वास्तु इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जहाँ पे हम लोग, जैसे हमारा ये हाथ है ना, जैसे मैं ज्योतिष पढ़ाती हूँ तो एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है, तो आप वास्तु और ज्योतिष को फ्रंट और बैक की तरह लेकर चल सकते हो। अच्छा, इक्वल इम्पोर्टेंट, इक्वल इम्पोर्टेंस है दोनों की, हम किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ वास्तु के बेस पर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ट्रेडिशनल वास्तु में क्या चीज़ें देखी जाती थी, आज वो चीज़ें लगती ही नहीं है, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक। और जब वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसके बदले में कोई और नई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। रूल तो रूल ही होता है। जहाँ पे पृथ्वी तत्व चाहिए वहाँ पे पृथ्वी तत्व चाहिए, वहाँ पे आप कुछ और नहीं लगा सकते, है ना। तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे भगवान राम ने भी कहते हैं कि जब कुटिया बनाई थी वहाँ भी वास्तु की पूजन किया। ऐसे ही जब भी बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, जब भी हमारे पुराने समय में महल बनते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती थी, क्योंकि वो एनर्जी फील्ड कहते हैं कि जब हमारी नींव की खुदाई होती है तो केतु जैसे प्लैनेट की एंट्री होती है, तो केतु को गड्ढे के लिए जाना जाता है, नींव की एंट्री, ठीक है।
उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्शन शुरू होती है हमारी दीवारों की चारों तरफ, तो उस समय शनि जो कहते हैं कि उस घर में प्रवेश करते हैं, ऐसा कहा जाता है, मैंने बहुत बुक्स में पढ़ा। अच्छा। और जब छत पड़ती है तो राहु की जो है आपके घर में एंट्री होती है, तो छत के लिए राहु रिस्पॉन्सिबल है। तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों प्लैनेट जो है वो उस समय एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप वास्तु अपने घर का करते हो या अपना घर बनाते हो, उस समय पर ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। धीरे धीरे आप बाकी प्लैनेट्स को बीच में इंक्लूड करते चले जाते हो, जैसे शुक्र है ब्यूटिफिकेशन का है, राइट, लाइटिंग का अरेंजमेंट करते हैं, सूर्य है पानी के लिए, चंद्रमा हो गया। ऐसे ही आप वेजिटेशन या फिर ग्रीन प्लांट्स रखते हैं तो वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, राइट, मंदिर बनाते हो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक घर की कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये सोचकर मत समझिए कि बस एक चार दीवारी है, छत डल गई, ब्यूटीफाई कर दिया उसको, नहीं। जब आप उसके अंदर चार दीवारी अंजलि क्रिएट करते हो तो 45 देवताओं का वास उसी समय पर हो जाता है। अच्छा। उस पूरी आपकी बाउंड्री के अंदर अंदर उन्होंने अपना स्थान ले लेना है। वास्तु पुरुष जो है औंधे मुंह है, उसका सर जो है ज़मीन की तरफ है, और इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। तो औंधे मुंह पड़े हैं जिनका सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जिनके पैर जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, जिनकी राइट एल्बो जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, और जिनकी लेफ्ट एल्बो जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। अच्छा। तो ये जब हमारे घर में उस समय पर स्थापित होते हैं, उसी समय पर ये डिसाइड हो जाता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा बनने वाला है, ये जो घर आपने बना दिया है इसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है। तो मैम ये जो वास्तु करते हैं लोग, घर बनाने के बाद में जनरली वास्तु करवाना प्रीफर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि घर बनवाने के बाद में वास्तु करना ज़्यादा ठीक है, फिर जब लैंड खरीदते हैं उसी टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ज़्यादातर तो जो वास्तु का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो मेकिंग में ही होता है, क्योंकि वो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस उस समय खुले होते हैं कि आप किसी एरिया को कट करना है, किसी एरिया को बढ़ाना है, किसी एरिया में मेटल डालनी है, किसी एरिया में कोई स्टोन डालना है, किसी एरिया की एनर्जी को कम करना है, किसी को ज़्यादा करना है, तो वो आप ज़मीन पे ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो। हाँ। उसमें क्या है कि जिसको हम लैंड सर्जरी बोलते हैं। अच्छा। लैंड सर्जरी मतलब कि उसका काट छांट जो है वो खाली ज़मीन पे करना आसान है, उसका इतना आपको साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक बने हुए घर में जो है वो करेंगे तो वो बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो कि सेट हो चुकी है आपके घर में, आप जब कहीं कट लगाते हो, कहीं पे कोई चीज़ लगाते हो, आपको वो एनर्जी दिखती थोड़ी ना है, वो एक फील्ड है। जैसे कि मान लो कि मेरे को गर्मी लग रही है, तो गर्मी दिख थोड़ी ना रही है, वो तो जस्ट एक महसूस हो रही है, मैं खुश हूँ, तो ये दिख थोड़ी ना रहा है, वो तो हाँ स्माइल आ रही है मुंह पे, आपके चीक्स जो है वो उठ जाते हैं जब हम खुश होते हैं ना, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन असल में ये चीज़ों की कोई शक्ल थोड़ी ना है, कोई आकार नहीं है। तो इन एनर्जीज का भी सिर्फ एक फील है। तो आप जब खाली जगह पे करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से बेनिफिशियली कर सकते हैं हम लोग, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप बने हुए मकान में, असल में मैं कहूँ तो ये पॉडकास्ट आज मेरा करने का मूड इसलिए हुआ कि अभी परसों ही एक मेरे पास केस आया है। तो वो केस जो है वो क्या है कि हस्बैंड वाइफ के बहुत ज़्यादा आपस में रिलेशनशिप जो है वो डैमेज है। अभी न्यू मैरिज हुई है और बहुत सारे उनके डिस्प्यूट हो गए हैं, एंड बात बात पे जो है उनकी आर्ग्यूमेंट एंड ये चीज़ें, उनको लग रहा है कि घर में कोई नेगेटिव चीज़ है। तो उनके किसी खास रिलेटिव ने जो है एडवाइस किया कि भाई वास्तु चेक करवा लो। एंड आओ देखा ना ताओ किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया। देखिए, मैं किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आओ ताओ में होकर मत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि वास्तु की रेमेडीज जिसको हम लैंड सर्जरी बोलते हैं, ठीक है, किसी एनर्जी को काटना, छांटना, उसको डिसॉल्व करना, उसको बढ़ाना, ये कोई मजाक नहीं है कि आपने कहीं पे कट लगाया और वो एनर्जी कट गई, किसी पे किसी चीज़ को एक्सटेंड करने में आपने वहाँ चीज़ रख दी, वो एक्सटेंड हो गई, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा हो ना तो फिर मुझे नहीं लगता किसी घर में वास्तु दोष। आज तक लोग 15 साल से, जब से ये ज़्यादा हाइप हुआ है वास्तु, तब से अभी तक चीज़ें खराब ही हुई हैं ज़्यादातर लोगों की, वास्तु करने से ठीक नहीं हुआ है। तो उनका ये कहना था कि मैम हमने किया, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बोला कि ये वाला एरिया आपका अच्छा नहीं है, बेडरूम साइड अच्छी नहीं है, दिस एंड दिस, एंड ये वाला एरिया काट के उन्होंने जो भी पत्तियाँ और भी चीज़ें जो डालनी थी डाल दिया। दैट्स ओके। बट विद इन 3 days उनके घर में और ज़्यादा क्लेश होना शुरू हो गया। अच्छा। और ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, चीज़ एक्सपेंड हो गई, वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं वास्तु करने के बाद
जो है वो सेम डे पता नहीं चलता, 3 महीने बाद पता चलता है, 1.5 महीने बाद पता चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब पॉजिटिविटी आती है ना, उसको आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन नेगेटिविटी आती है ना, विद इन 24 आवर्स, क्या विद इन 24 मिनट ही पता चल जाएगा आपको कि कुछ एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल ये ले लो, हम दोनों अपने अपने चेयर्स पे आराम से बड़े कंफर्टेबल बैठे, ऐसे ही हर एनर्जी अपनी अपनी सीट लेकर बैठी है आपके घर में। अच्छा, ठीक है। मान लो कि आपकी लातें जो है थोड़ी लंबी हो रही हैं और आपने आके, या उसका एरिया कहीं पे एक्सटेंड है और आपने आके बीच में चीरा फाड़ी करी है, कट लगाया, पट्टी लगाई है, अब आपने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। आपने उस एनर्जी को उठने पे मजबूर किया, या फिर उस एनर्जी को काटने की कोशिश कर रहे हैं वहां से, तो वो बैड आपके ऊपर आएगी आएगी। वो किसी फॉर्म में आएगी, लड़ाई झगड़ा, या कोई घर में आग लग जाना, घर में किसी तरह का नुकसान हो जाना, बिजनेस बंद हो जाना, मतलब किसी भी तरह का हेल्थ इशू हो जाना एकदम से, आपको समझ नहीं आएगा कि हमने तो अच्छे के लिए कराया, बुरा कैसे हो गया। मैम, अभी जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को एक सिक्के के 2 पहलू बताए थे, तो ये जो आजकल फिर एस्ट्रोलॉजी को लेके जो एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये कैसे काम करता है? ज्योतिष और वास्तु, जैसे मैंने बोला, दोनों पैरेलल ही चलते हैं। हाँ। पहली बात तो ये कि जब आप पैदा हुए तो ये फिक्स हो गया था कि आपको कैसा घर मिलेगा, कैसी फैमिली मिलेगी, कैसा सुख मिलेगा, ठीक है, कैसी पत्नी मिलेगी, कैसे पड़ोसी मिलेंगे, कैसे बहन भाई मिलेंगे, एवरीथिंग इज फिक्स। वो प्रारब्ध जो लेकर आए हो। वास्तु कहाँ से देखते हैं? कुंडली के चौथे घर से देखते हैं हम लोग। चौथा घर अगर आप जन्मजात ही मैलेफिक लेकर आए हो, मैलेफिक कैसे होता है? नीच का प्लैनेट चौथे घर में आ जाए, शनि राहु केतु की एंट्री हो जाए, या सूर्य जैसे प्लैनेट भी चौथे घर में आते हैं, तो वास्तु दोष पैदा होता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पे अपना बल खो देता है। सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं, सूर्य चौथे घर में दिग्हीन हो जाते हैं, यानी रात का समय होता है ये, ठीक। अब यहाँ पे जब आप जन्मजात अपने चार्ट में एक फिक्स रूल लेकर आए हो, या फिक्स प्रारब्ध आया है, मान लो कि आपके चौथे घर में शनि महाराज है, ठीक है। अब शनि महाराज एक चौथे घर में ये कॉम्बिनेशन लेकर आया है कि भाई तुम्हारा घर जो है ना, वो बहुत मेहनत से बना हुआ है, जहाँ पे तुम पैदा होगे। वो हो सकता है स्लम एरिया में हो सकता है किसी गरीब का हो सकता है कि आपकी मदर ने वो कहीं बहुत मेहनत से बनाया हो। जीवन में आपको घर जो है वो इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगा। अभी जहाँ पैदा हो रहे हो सकता है वो किराए का घर हो। मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है कि शनि और केतु जब यहाँ पे स्पेशली होते हैं चौथे घर में, तो बच्चों का, ज़्यादातर लोगों का किराए का घर ही होता है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ हमारे पास होती नहीं, हमें क्या होता है कि हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ डायबिटीज़ वालों को क्रेविंग होती है मीठा खाना। चौथे घर में जब मैलेफिक्स होते हैं ना, एक ही बीमारी होती है, इनका एक ही टारगेट लाइफ का होता है, घर बनाना, घर चाहिए। लेकिन आप अपने चार्ट का कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे ये लोग वास्तु की जितनी रेमेडीज करते जाएंगे उतनी इनकी जिंदगी जो है वो खराब होती चली जाएगी। कभी भी चौथा घर अगर सुख भाव खराब है, आप दुनिया की कोई भी रेमेडी कर लो, आप अपने घर का वास्तु नहीं सुधार सकते, ठीक है। ये नैसर्गिक आपकी कुंडली से होकर आए। जैसे हम लोग किसी भी घर का ग्रिड मैप बनाते हैं, तो उसमें सब दिशाओं के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें शो हो रही हैं, दिख रही हैं कि अगर आप चौथे घर में एग्जॉल्टेड सन लेकर आए हो, एग्जॉल्टेड चंद्रमा लेकर आए हो, आप बृहस्पति लेकर आए हो, नैसर्गिक आपको घर का एनवायरनमेंट इतना सुखद मिलने वाला है। अब उसमें क्या आपने वास्तु किया है तो वो मिला आपको। अच्छा, मतलब कुछ लोगों को मिलता ही है, मिलेगा ना। आपका चंद्रमा बताएगा घर कैसा मिलेगा आपको। आपका चंद्रमा बताएगा घर में किया हुआ वास्तु काम करेगा नहीं करेगा, राइट। तो चौथा भाव डिसाइड करता है कि आपका वास्तु काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, कोई रेमेडी काम करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, और करेगी तो कैसे काम करेगी, कौन सी रेमेडीज काम करेंगी। तो इसीलिए ज्योतिष और वास्तु का पैरेलल भाई बहन जैसा मैं रिश्ता मानती हूँ कि अगर आप कुंडली को समझ लेते हो तो वास्तु करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप कुंडली को डिनाई करके मैं सीधा ही वास्तु की रेमेडीज करने जाऊंगी तो सिवाय बैड रिजल्ट के और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैम फिर आपको क्या लगता है कि लोग जो घर बनाते टाइम मतलब मेजर जो मिस्टेक्स होती हैं वो कौन सी करते हैं? मेजर मिस्टेक्स लोग यही करते हैं कि ज़्यादातर जेनरिक वास्तु करते हैं। 2 तरह का वास्तु मैं हमेशा बोलती हूँ। एक है जेनरिक, जनरल, जो कि ओवरऑल है, ईस्ट में ये चीज़ होनी चाहिए, वेस्ट में ये होनी चाहिए, नॉर्थ में ये होनी चाहिए, साउथ में ये होनी चाहिए, ये जनरल हो गया, राइट।
एक होता है स्पेसिफिक आपकी चार्ट या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो क्या प्रॉमिस लेकर बैठे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि 4th हाउस मैंने बोला सुख भाव है, घर की प्रॉपर्टी, गाड़ी, आपके लैंड को रिप्रेजेंट करता है। केतु बैठे हैं वहां पे। केतु क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो घर मिलेगा उसका हो सकता है एक हिस्सा कटा हुआ हो। अच्छा। उसका वो एरिया जो है वो नैरो होगा। एक हिस्सा, ये डेफिनेट है, मैंने हजारों चार्ट्स में ये चीज देख ली कि केतु 4th हाउस, घर का एक हिस्सा नैरो मिलेगा। अच्छा। ठीक है, एक हिस्सा एक्सटेंड मिलेगा, ये नैसर्गिक है। अब आप इसमें क्या करोगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे कि भाई मेरा अगर ये वाली है तो मैं तो चौरस मकान लूं, मिलेगा ही नहीं आपको चौरस। आपको चैन ही नहीं आएगी चौरस मकान। प्रॉमिस तो आप ये कटे फटे मकान की लेकर बैठे हो, तो आप सोच रहे हो कि मैं मतलब ड्यूप्लेक्स लेकर उसमें खुश रहूंगा, नहीं रह सकते। आपको खुशी तो उसी घर में मिलेगी जहां केतु की रिप्रेजेंटेशन होगी। अच्छा। आपका सुख भाव जो चीज को दे रहा है वही लेना पड़ेगा। आप वहां लड़ाई झगड़ा जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे आपने जन्म लेते हुए आपके हाथ में नहीं था कि आपकी माँ काली होगी, गोरी होगी, सुंदर होगी, नहीं होगी, अमीर होगी, गरीब होगी, ये आपके हाथ में नहीं है, तो फिर उस समय भी तो हम नखरा मार सकते हैं सही कि बात मैं है। ऐसी मदर के साथ नहीं जाऊंगा, है ना। तो ये चीजें कुछ प्री डिस्टाइन होती है, इसको समझना पड़ेगा। आपके चार्ट का प्रॉमिस बताएगा घर कैसा होना चाहिए आपका। अच्छा। चौथे घर में शनि लेकर बैठे हो, स्लम वाला घर होगा, आसपास नाला, आसपास रेलवे पटरी, आसपास कोई ना कोई फैक्ट्री, आसपास कोई ना कोई लेबर का काम तो हो ही रहा होगा 24 घंटे वहां, चाहे मटेरियल ही बिक रहा हो, अच्छा। चाहे मटेरियल की ही शॉप हो। तो चौथा घर जो है वो एक ऐसा आपका वास्तु में देखने के लिए इम्पोर्टेंट हाउस है जिसको कभी लोग नहीं देखते। अच्छा। कभी नहीं देखते, मैंने नहीं देखा आज तक। और इस पॉडकास्ट के बाद भी लोग मुझे बताएं क्या उन्होंने कभी देखा अपना चौथा भाव घर के लिए, कि मेरे घर में क्या कंडीशन है, मुझे क्या वास्तु दोष है, या मुझे क्या चीज़ जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक है, तो चौथा भाव बताता है कि असल में वास्तु में इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, कैसा घर मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप उस घर को जो है वो ढाल सकते हैं। अच्छा। तो मैम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी कोई वास्तु टिप्स होती हैं जो लोग अगर अपने घर में करें तो उनके रिश्ते जो हैं वो ठीक होने लग जाएं? वास्तु हर चीज़ में इम्प्रूव करता है, हर चीज़ में हेल्प करता है। ये जैसे हमने बोला कि खाली वास्तु से अगर रिश्ते ठीक हो जाए, हाँ, तो कुंडली फाड़ के फेंक दो। सही बात है। अगर खाली कुंडली से सब कुछ हो जाए तो भाई फिर वास्तुशास्त्र लिखने की क्या ज़रूरत है। पहली बात तो जितने भी मेरे पॉडकास्ट इसको देख रहे हैं सभी लोग अमेज़ॉन से एक बुक जो है वो ज़रूर मंगाएं, विश्वकर्मा प्रकाश। अच्छा। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे कोर्सेज वास्तु के किए, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ किए हैं, कुछ नहीं सिखा पाए वो। जस्ट एक बुक ने मेरी लाइफ को चेंज किया, विश्वकर्मा प्रकाश। ऑल ओवर 350-400 रुपए की बुक है, लाखों रुपए के आपने खर्च किए लोग, है ना। अभी उसको पढ़ के देखिए क्या दिखता है आपको। वास्तु को अकेले कहीं पे भी बताया नहीं गया है। एक स्पेशल मुहूर्त, एक स्पेशल तिथि, एक स्पेशल नक्षत्र में चीजों को बनाने के लिए, तोड़ने के लिए बताया गया। अच्छा। हमारे देश में कितने तरह की ऋतुएं हैं, हर ऋतु में घर का निर्माण अलग तरह से होगा। अच्छा। ठीक है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, उस दशा के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो घर की फाउंडेशन रखी जानी चाहिए। अच्छा। घर का जो मेन पर्सन है, उस जो भी ब्रेड अर्नर है, उसकी कुंडली को उस समय क्या बीत रहा था। घर का जो ब्रेड अर्नर है, जो जिसकी पूरी कमाई इस घर पे लग रही है, उसकी दशा ही मार्केश की चल रही है। मार्केश यानी 2nd और 7th और कहीं पे बादकेश की दशा चल रही है। इस बंदे ने घर बनाना शुरू कर दिया, वो एंटर करके दिखा दे घर में। अच्छा, इतने ऑब्स्टेकल उसको फेस करने पड़ेंगे। उधर से घर की नींव रखी, उधर से हेल्थ खराब होनी शुरू। अच्छा। आप इतनी ज्यादा इग्नोरेंस करते हो इस टाइम पीरियड में, इतनी ज्यादा इग्नोरेंस कर, ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि आप मुंह उठा के कुछ भी वास्तु की कट फट कहीं पे भी पत्तियां लगा दो, टेपिंग कर दो, आप कुछ भी कर दो। बहुत बहुत ज्यादा गलत चीज है ये। मैंने खुद अपने घर में वास्तु करने के लिए 8 साल इंतजार किया है। अच्छा। पहली बात तो घर में जब तक सारे लोग मानते नहीं है वास्तु मत करिए। अच्छा, ये भी इम्पैक्ट करता है। जब तक घर के लोग मानेंगे नहीं, उस चीज की एनर्जी कैसे काम करेगी। एक मेन बंदे ने लड़ झगड़ के वास्तु करा दिया, बाकी 7 बंदे उसको गाली निकाल रहे, एनर्जी काम ही नहीं करेगी।
सबकी रजामंदी, जो उस घर में रह रहे हैं सबकी रजामंदी होनी जरूरी है। अगर वो रेडी नहीं है मत करिए, आप अपने घर में और ज्यादा पंगा खड़ा करेंगे। अच्छा, इसलिए आपको 8 साल लग गए? तो इसलिए मुझे सबको समझाने में 8 साल लगे कि भाई ये चीजें काम करती हैं। तो जब मैंने अब लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन किया, लोगों के चीजों को करना शुरू किया, इवन कि मैं खुद अपने घर में भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि पहले मैं देखना चाहती हूँ कि कुछ साल में ऑब्जर्व करना चाहती हूँ क्या वाकई वो चीजें काम करती हैं। मैंने देखा मेरे घर में जो वास्तु दोष है वो मेरे घर के जितने मेंबर हैं, हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, जितने फैमिली मेंबर है सबके चार्ट में वो साइड अफ्लिक्टेड है। अच्छा। अब उसको कैसे ठीक करोगे आप? सही बात है। पहली बात तो वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी, कार्मिक है ना। मान लो किसी के चार्ट में, किसी की फैमिली के चार्ट में 7 नंबर राशि में जो है वो नीच का सूर्य बैठा है, ठीक है, या फिर आपके 7th हाउस में अफ्लिक्शन है, आप चाह के भी आप देखोगे पूरी फैमिली में ही वही आपको सारा पैटर्न दिख रहा होगा। सबकी 7 नंबर राशि शुक्र के साथ कुछ ना कुछ पंगा दिख रहा होगा। वो व्यक्ति साउथ वेस्ट अपना अफ्लिक्टेड लेकर बैठा है घर में। अच्छा, तो जब तक आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो उसकी कुछ दिन ऑब्जर्वेशन करिए, उस पर रिसर्च करिए। सिर्फ इसलिए ये दिशा अच्छी है, ये दिशा बुरी है। मैं अगर कहूँ 45 के 45 देवता पैसा देते हैं, 45 के आपकी 8 की 8 दिशाएं वो पैसा देती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आपके घर में जितने भी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता सब के सब कुछ देते हैं आपको लेना आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने अपने घर में वो चीज़ें की तो मैंने देखा कि एक शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर काम किया हुआ वास्तु जो है और शुभ दशा में किया हुआ काम वो आपको बहुत बेनिफिट देता है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए ये कोई मजाकबाजी नहीं है जो लोगों ने बना रखा है कि 5, 10, 20 या 50 हज़ार का कोर्स करके हम वास्तु कंसल्टेंट बन गए। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो लोग खुद इतनी पीड़ा ना झेलते जो वास्तु सिखा रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत कम आपने देखा है, जैसे आप अभी भी कह रहे थे मैम आप तो वास्तु पे बात नहीं करते। मैं वास्तु पे इसलिए बात नहीं करती क्योंकि लोग उसको समझना नहीं चाहते। लोग उस तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना नहीं आज के आज कुछ जादू मंत्र करा दो हमारे घर में कि बस ठीक हो जाए चीज़ें। भाई ठीक कैसे कर दें? दशा भी तो होनी चाहिए, गोचर भी होना चाहिए, तुम्हारा चौथा भाव भी तो हेल्प करे। लेकिन लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आप कोई भी वास्तु की रेमेडी करने जा रहे हो उससे पहले अपनी दशा, अपनी चार्ट में जो प्रॉमिस है उसको देखिए, फिर कोई भी वास्तु रेमेडी जो है वो करिए। अच्छा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि एक बुक आप विश्वकर्मा जी की पढ़िए, आपको पता चल जाएगा उसमें कितनी सटीक नॉलेज उन्होंने दी है कि भाई किस समय पर आपकी नींव खुदाई होनी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें रखी जानी चाहिए, क्या चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी इसमें, क्या नहीं देंगी, कौन सा देवता है जिसको वास्तु के लिए बुलाया जाता है। इवन जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस सिटी में आप रह रहे हो, जिस नगर में आप रहे हो, उस नगर देवता की पूजा होती है। अच्छा, ठीक है। उस नगर देवता की जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आपने घर बनाना है, उस नगर देवता को कभी नहीं पूजा आपने, और आप सीधा वास्तु की रेमेडी करके इलाज कर लोगे? आप नहीं कर सकते हो। आप दिल्ली के साउथ वेस्ट एरिया में रहते हो, नैसर्गिक 7वें घर में कोई ऐसा प्लैनेट होगा कि साउथ वेस्ट में आपको घर दिया उसने दिल्ली के। अच्छा, अगर कोई साउथ इंडिया में रहता है या वर्ल्ड के सदर्न एरिया में रहता है, उसकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि वो उस डायरेक्शन को टच कर रहा है, उसको तो वहीं पे सब कुछ मिल रहा है ना। तो साउथ दिशा खराब कहाँ से हो गई? सही बात, पश्चिम खराब कहाँ से हो गई? जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है वहाँ कुछ ना कुछ तो मिलता है उसको। तो ये एक खाली भ्रम जो लोगों ने पैदा कर रखा है चीज़ों को, वो एक बिना मतलब से फितूर है और कुछ नहीं। मैम आप जैसे अभी सभी डायरेक्शंस के लिए बोल रहे थे कि सभी डायरेक्शंस अच्छी होती हैं, पैसा देती हैं, लेकिन जो साउथ डायरेक्शन है उसके लिए तो कुछ अलग ही सुना है हमने तो कि वो तो अच्छी नहीं होती। तो साउथ इंडिया में जितने लोग रहते हैं कैसे हैं वो? अच्छे ही हैं, बड़े वेल्दी से हैं। वेल्दी हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड की जितनी भी बड़े बड़े जो शोरूम है ना, जितना भी गोल्ड का जितना भी काम है वो साउथ में ही सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग कहाँ पे है? हाँ, साउथ में, बिल्कुल। तो ज़रा साउथ पे रिसर्च करें लोग, फिर बात करें कि क्या चीज़ है। यही तो चीज़ें है ना कि भ्रम जो पैदा हुए। कितनी ऑब्जर्वेशन की कि साउथ डायरेक्शन खराब होती है। साउथ डायरेक्शन किस चीज़ के लिए ख़राब है वो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो कि साउथ दिशा जो होती है उसमें दिन की सबसे ज़्यादा तेज लाइट आती है। सूर्य दिग्बली होते हैं उसमें साउथ दिशा में। साउथ दिशा बेसिकली जब सूर्य की तेज रोशनी पीक पे होता है दोपहर को 2 बजे, वो रोशनी आती है, वो इतनी तेज गर्मी होती है
इतना हाइपर उस समय आपके घर में गर्मी जो है वो एनर्जी का फ्लो होता है कि नॉर्मल इंसान जो है वो पर्दा लगाए बगैर रह नहीं सकता। अच्छा। ठीक, सेम यही फीचर है कि दक्षिण दिशा जो है वो मंगल से जोड़ी जाती है। और दूसरा, ये वो दिशा है जो कि आपके पितरों के साथ भी जुड़ी है। आपके जीवन में जितने भी नाम कमाने वाली चीजें हैं वो सब यही देती है और कोई नहीं देता। अच्छा। तो आप किस प्रवेश को खोल रहे हो, जैसे हर डायरेक्शन में कुछ स्पेसिफिक पद खोले जाते हैं जो कि डायरेक्शन के आपकी एंट्री के लिए ज़रूरी होते हैं। आपने कौन सा खोला है वो है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दुनिया में रिचेस्ट पर्सन्स के घर साउथ डायरेक्शन के मिले। अच्छा। रिचेस्ट पर्सन जो कि बिलियनियर है, जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से तक पहुंचे हुए हैं, पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, दक्षिण दिशा लेकर बैठे हैं वो। अच्छा। तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी कुंडली का, जैसे मैंने बोला, जो प्रॉमिस है वही तो मिलना है आपको। अगर आप कहीं पे दक्षिण दिशा का मकान ले रहे हो तो वो किस लिए अच्छा है, आपको ये देखना पड़ेगा। किसी की फैक्ट्री है, किसी का अग्नि से जुड़ा हुआ काम है, किसी का किसी भी तरीके से ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ काम है जिसमें कि आपका नाम बहुत चलता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये डायरेक्शन। तो फिर खराब किसके लिए? जैसे मैंने बोला कि हर दिशा में 9 पद खोले जाते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक पद जो है वो नहीं खोलने चाहिए। वो अगर खुले हैं तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसकी एक स्पेसिफिक मुहूर्त में उसकी पत्ती या फिर उसका जो मेटल वहाँ पे लगाई जाती है वो लगा के आप दक्षिण दिशा का जो है वो ले सकते हो फायदा। तो ओवरऑल ये चीज़ तो नॉर्थ पे भी लागू होती है। जिनके बुध जो है नीच के है उनको नॉर्थ भी नहीं सूट करेगी। अच्छा। ठीक है। जिनका सूर्य नीच का उनको ईस्ट भी नहीं सूट करेगा। अब क्या करोगे फिर आप? ईस्ट डायरेक्शन सबके लिए अच्छी हो गई? नहीं हो सकती। अब जिनकी शनि उच्च के हैं उनको वेस्ट से ही मिलना है सब कुछ। अच्छा। उसके चार्ट में वेस्ट में ही मिलना है ना सब कुछ। तो आपको क्या दे रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, चौथा घर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कौन सी दिशा, कैसा घर और कब मिलेगा। मतलब डायरेक्शन सारी सही होती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे, उसकी क्या मांग है। यस, उसकी क्या मांग है। तो मैम जैसे अभी रिलेशनशिप के बारे में हमने बात करी थी, तो करियर अगर हमें सही करना हो तो उसके लिए भी घर में कोई ऐसी वास्तु डायरेक्शंस होते हैं जिनको ठीक करके करियर में अपलिफ्टमेंट हो सके? पहली बात तो अगर आपके चार्ट में शनि महाराज और 10th के लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड है तो आप देखेंगे कि आपके जो वेस्ट डायरेक्शन है जो नैसर्गिक शनि के साथ जोड़ी जाती है। और दूसरी चीज की नैसर्गिक ही ये आपके करियर के साथ जोड़ी जाती है, ग्रोथ के साथ जोड़ी जाती है। अगर ये दोनों प्लैनेट कहीं पे खराब है तो आपको वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई क्लटर मिलता है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है। दूसरी चीज, अगर ऐसा है तो आप उस वेस्ट डायरेक्शन को जो है वो बिल्कुल क्लीन अप करो। वहां पे बिल्कुल लोहा लक्कड़, कोई पुराना टूटा फूटा सामान जो है वो मत रखिए। अच्छा। शनि जब अच्छा होता है तो घर में एंटीक चीजें आती हैं। अच्छा। ठीक है। एंटीक चीजें, एंटीक मतलब बहुत महंगी और बहुत पुरानी पुरानी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीजें घर में लाके रखेंगे। अच्छा। और जब शनि खराब होगा तो कचरा लाके देगा, कबाड़। ठीक है। जैसे हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने भी अपने घर में 40 साल पुराना, 50 साल पुराना, इवन कि उनके बचपन की किताबें, जो आज वो पर्सन 60+ ईयर्स के हैं, लेकिन ये सैटर्न खराब की चीज़ें हैं कि उसने पुरानी चीज़ों को जाने नहीं देना। पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट वहां भी पुराना ही दे रहा है, एंटीक दे रहा है, लेकिन वहां पे वैल्यूएबल दे रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे वैल्यूलेस देगा, कोई मतलब तो नहीं है। अगर करियर में दिक्कत है तो शनि और वेस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे। 10th के लॉर्ड कहीं पे अगर खराब है, मान लीजिए सूर्य बैठे हैं 10th में या सूर्य आपका लॉर्ड है 10th का, तो आप ईस्ट डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में कोई लफड़ा तो नहीं। अच्छा। दूसरा, अगर मान लो कि 1 नंबर की डायरेक्शन है वो भी ईस्ट को ही दिखाती है, 5 भी ईस्ट को ही दिखाती है और 9 भी कहीं ईस्टर्न को ही दिखाती है। अगर 2, 6, 10 की डायरेक्शंस हैं तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड दूसरा आपको वेस्ट डायरेक्शन को दिखाती है। ठीक है। अच्छा। साउथ डायरेक्शन 3 नंबर, 7 नंबर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर 11 नंबर है तो वेस्टर्न साइड ही दिखाएगा ये। अच्छा। उसके बाद 4 नंबर है तो सेम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका। उसके बाद 8 नंबर है तो वो साउथ दिशा को, 12 नंबर है तो साउथ ईस्ट को। आप देखिए आपके 10th हाउस में कौन सी नंबर लिखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन में जाकर देखिए, आपको क्लटर मिलेगा। अच्छा। वो क्लटर को रिमूव करिए, आपका करियर चल पड़ेगा। यही तरीका है असल में वास्तु ठीक करने का है। वो तरीका नहीं है कि आप ग्रीन सीन लगा लो नॉर्थ में, आप पानी का फाउंटेन लगा लो नॉर्थ में,
पहले ही घर बड़ा हुआ है, एक्सटेंशन हुआ पड़ा है नॉर्थ वेस्ट का, और पानी के घड़े ला ला के वहां पे रख रहे हो, और दौड़ते हुए घोड़े वहां पे रख रहे हो। इमोशनल ट्रॉमा बढ़ रहा है। पानी को या नॉर्थ को हम लोग जोड़ते हैं कि ये ग्रोथ का सिंबल है, अपॉर्चुनिटी का सिंबल है, तो पानी ही लाता है। पानी क्या होता है? इमोशन होता है। आप इमोशनली स्टक होंगे तो कहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी? आपके सामने पड़ी भी है तब भी नहीं देखोगे। सही बात है। तो आपके चार्ट में अगर नॉर्थ वेस्ट यानी 2 नंबर की राशि 10th हाउस में पड़ी है और आपने नॉर्थ वेस्ट में कचरा रखा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी क्या आपके सामने भगवान भी खड़े हो जाए तब भी ना आप देखो उसको। अच्छा, तो इस तरीके से नहीं होता है। तो करियर के लिए 10th का लॉर्ड एंड 10th हाउस में जो है वो देखिए कौन सी दिशा है, उसमें जाकर चेक करिए। अच्छा, तो मैम अगर कोई इंसान अकेला वास्तु जैसे करता है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना अगर एस्ट्रो वास्तु मतलब कुंडली के साथ मिला के अगर कर। जैसे हम बार बार इसी बात पे बात कर रहे हैं कि अगर आप एक्चुअल में वास्तु करना चाहते हो तो आपको अपनी कुंडली जो है वो साधनी पड़ेगी। कुंडली के जो बैड कॉम्बिनेशन है, स्पेशली 4th एंड 10th हाउस, क्योंकि ये दोनों घर एक दूसरे के पूरक है। हाँ, हम 4th हाउस को योर करेक्टर बोलते हैं। आपका करेक्टर कैसा है, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, लोग आपको कैसा देखते हैं, वो 4th हाउस बताता है। ठीक है, आप प्रॉपर्टी में रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, 10th हाउस डिसाइड करेगा। दोनों पूरक घर हैं। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं आंसर दे पा रही हूँ। अगर आप ही क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं क्या कर लूंगी? मेरे पास जितनी मर्जी नॉलेज हो। सही बात। अगर आप ही सही तरीके से उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे सब्जेक्ट को, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपको बार बार बोलूंगी ये भी पूछो, ये भी पूछो, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो ये एक वो कॉम्बिनेशन है 4-10 का जो ये डिसाइड करता है कि आपके जीवन में सुख कितना है। और सबसे बड़ा सुख हमारा घर का ही होता है, जिसमें आप सोते हैं, जिसमें आप बच्चे आपके पैदा होते हैं, जिसमें आपके हर तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, राइट। तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सिर्फ वास्तु की नॉर्थ में पानी या ग्रीन लगाकर, ईस्ट में आप कुछ और रेमेडी करके, वेस्ट में आप वरुण देव को जो है वो खुश कर रहे हैं, साउथ में आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो नहीं देखा 8 साल में, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने देखा अगर वो जर्नल सी एक करियर के लिए, हमारी ज़िंदगी में ना अंजलि ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। कई बार बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर है, एवरीथिंग गुड है, सिर्फ हेल्थ खराब है। तो हेल्थ के पॉइंट से देखेंगे ना, 6th हाउस में क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर इंसान ठीक नहीं हो रहा तो 8th हाउस खराब है। तो 8th हाउस में देखिए कौन सी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जाकर आप चीजों को हटाइए, आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में दवाइयां रखने से क्या होगा भाई? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके 11th हाउस में होगी तो आपको फर्क देगा ना वो। अच्छा, सही बात है, राइट। तो ये बहुत लॉजिकल साइंस है जिसको लोगों ने पता नहीं क्या से क्या ही बना दिया। ऐसे चलते चलते रेमेडीज कर लेते हैं, फिर बोलते हैं काम नहीं हाँ, करती। रोज ही हमारे पास केसेस आते हैं, रोज मैप्स आते हैं लोगों के, हमने ये किया था, इसका ये इम्पैक्ट हो गया, इससे ये किया था, ये किया था। ठीक है, तो जैसे मैंने अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जैसे मैंने एडवाइस कर दूँ, लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कभी भी रेमेडी कर देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। साल में कुछ स्पेसिफिक नक्षत्राज आते हैं, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, ये कुछ ऐसे नक्षत्राज हैं, इसमें की हुई वास्तु की रेमेडी 100% आपको फल देगी। अच्छा, यस। अगर आपको अपने घर में कोई भी नई चीज, कोई भी, चाहे अपने अपने नक्षत्र की चीज लाके रखनी है, ठीक है, जैसे मैं हर बारी बोलती हूँ, आपका 11th हाउस एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। 11th हाउस क्या होता है? इच्छा पूर्ति का हाउस। आप 11th हाउस में देखिए कौन सी राशि है, 11th हाउस की उस राशि की डायरेक्शन में जाइए और अपने जो बेनिफिक नक्षत्र है उसकी चीजें रख दीजिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ये सब चीजें मैंने खुद की हैं, तब मुझे समझ में आया कि ये कैसे काम कर रही है भाई। स्कॉर्पियंस के 11th हाउस में नॉर्थ यानी कि 6 नंबर की राशि, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है वो। अब आपके नॉर्थ में आपका बेनिफिक प्लैनेट जो है वो होना चाहिए, यानी कि चंद्रमा को आपको स्थापित करना वहां पे। बुध की डायरेक्शन हो गई। हाँ। मेरा मान लीजिए चंद्रमा जो है वो बेनिफिक नक्षत्र है नवतारा में। ठीक है, ठीक है। अब ये बेनिफिक नक्षत्र की चीजें मैंने ले जाके अपने रख दी नॉर्थ में। आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन के बाद मैंने जो अपनी लाइफ में राइज देखा है वो कभी ऐसा नहीं देखा। अच्छा, दिस इज द फैक्ट, जो वास्तु असल में काम करता है। सही बात। तो अगर ऐसे ही कुछ करने लगे तो मैं फिर कहूंगी कि बहुत बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनकी क्या क्या हालात रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में क्या क्या झेल रहे हैं, अपनी शादियां टूट रही हैं, अपने घर टूट रहे हैं, अपने करियर बर्बाद हो रहे हैं उनके। ऐसा मत करिए, वास्तु ऐसे काम नहीं करता है।
प्लीज ज्योतिष को अपनी कुंडली को साथ में जोड़िए, वो जो डिमांड कर रही है आपके घर में वो लाकर उसको दीजिए। मैम जितनी अभी हमने होम वास्तु के बारे में बात करी है, लेकिन अब एक जो और वास्तु आता है दैट इज कमर्शियल वास्तु, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसका रीजन यह है, आपने अगर अंजलि सुना हो अपने पेरेंट्स से कि एक होता है हमारा गौमुखी मकान और एक होता है हमारा शेरमुखी मकान। हाँ। शेरमुखी का मतलब है जिनके माथा चौड़ा है और गौमुखी का जिसमें माथा नैरो है, कमजोर है। जब घर की बात आती है वहां पे हमें गौमुखी मकान जो है वो कहते हैं कि चाहिए होता है। अच्छा। गौ का क्या मतलब होता है? गौ अपने आप में ही एक तो बहुत बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है। दूसरा, जब आपके घर की सेफ्टी, जो हमारे ऋषि मुनि थे, सोचो कितने इंटेलिजेंट थे, उनका कहना था कि आपके घर का जो एंट्रेंस जितना नैरो होगा आपका घर उतना सेफ है। अच्छा। कि उसमें एकदम से कुछ लोग इकट्ठे नहीं घुस सकते, उनका ये मानना था। अब जब घर की बात आएगी तो गौमुखी मकान चल सकता है, यानी घर की एंट्रेंस थोड़ी छोटी होनी चाहिए, वो चलेगी, क्योंकि घर को ज्यादा दिखाना नहीं है मेरे को। हाँ। उसमें प्रिवेसी है ना, हमारे अपनी पर्सनल चीजें चल रही हैं, वो ओपन में नहीं कर सकती। हर किसी को हम अपना गेट खोल के नहीं दिखाना चाहते घर में क्या चल रहा है। लेकिन जब हम कमर्शियल वास्तु की बात करते हैं, शॉप की, मॉल की या किसी भी बड़े जगह की, वहां पे शेरमुखी चाहिए। जिसका अब मुंह चौड़ा शेरमुखी हो। क्यों चाहिए? शोरूम का अगर मुंह छोटा सा होगा तो कम कौन लोग देखेगा? आएंगे। सही बात है। अट्रैक्शन खत्म। घर की अट्रैक्शन छोटे मुंह में है और कमर्शियल प्लेसेस की अट्रैक्शन है वो बड़े मुंह में है। दिखावा, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो कमर्शियल वास्तु है उसमें एंट्रेंस जो है वो खुली होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सही बात है। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का फ्लो आए। जो भी चीजें बिजनेस में आती हैं वो ऐसे करके आती है ना, इसको ऐसे समझ लो, है ना। तो ज्यादा लोग आएंगे तो अंदर की तरफ आ रहे हैं ना, राइट। तो मतलब अंदर समाहित हो रहे हैं ना, वापस तो नहीं जा रहे। लेकिन घर की बात होगी तो वो ऐसे होगी, कम लोग आएंगे, मेरी अंदर की एनर्जी को कम लोग डिस्टर्ब करेंगे। इसको इस तरीके से समझ लो। तो बहुत बड़ा पैटर्न का डिफरेंस होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि शोरूम है ना, उसका फेस बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप नैसर्गिक देख लो, जितने बड़े बड़े ब्रांड है उन्होंने सबसे ज्यादा काम जो किया है वो फेस पे किया है। जितने बड़े बड़े जो हमारे मॉल, वो सब के एंट्रेंस देखो आप जाके, एंट्रेंस इतने शानदार मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा भाई वाह क्या लग्जरी जगह पे आ गए। सही बात ये है। फीलिंग घर में नहीं चाहिए होती हमें, ये हमें ऑफिस के लिए चाहिए या जहां लोगों ने हमें पैसा देने के लिए आना है। तो कमर्शियल को हम पैसे के लिए यूज करते हैं, घर को हम पर्सनल चीजों के लिए करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, सेविंग के लिए। तो वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा भी आए लेकिन जमा होता चला जाए। हाँ। लेकिन हम कमर्शियल पे क्या कह रहे हैं, बड़ा आ जाए और यहाँ पे अंदर आके वो स्टिफ हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो कि देखना चाहिए। और इसी वजह से कुछ चीज़ें जो बाकी वास्तु की चीज़ें सेम ही होती है ज़्यादातर, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। एंट्रेंस का बहुत बड़ा खेल होता है। मैम इतनी सारी वास्तु की बातें करने के बाद में अभी आपको क्या लगता है, जैसे आप केसेस सॉल्व करते हो लोगों के, काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेजरली जो लोग होते हैं, या मैं कहूँ कि 90% लोग जो होते हैं, वो मेजर मिस्टेक क्या करते हैं? मेजर मिस्टेक सबसे पहले तो अपनी कुंडली को नहीं देखते, जिसके भी हमने ठीक इतनी है? चर्चा करी। मेरे पास बथेरे केस है जिन्होंने 4-4 बारी भी वास्तु कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कुंडली को नहीं देखा ना, वो क्या डिमांड कर रही है। तो मैं ज्यादातर बोलती हूँ कि अगर 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, मेहरबानी करके फ्लैट सिस्टम में रहो। अच्छा। फ्लैट में रहो, ठीक रहोगे आप, जड़ से मकान मत लो। चौथा घर अच्छा है, जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज ले लो, नेचुरली होंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला कि जब आप पैदा हुए तो आपको सांस लेना सिखाया किसी ने? नहीं। है ना। आप चलना शुरू करते हो तो आपको 1 से 2 दिन कोई ट्रायल देता, आप खुद ही सीखते हो। गिरते पड़ते खुद ही सीख जाते हो, सब चीजें खुद ही सीखते। तो जो प्रॉमिस ऑफ कुंडली है वही मिलना है। अगर आप देखोगे कि जब भी लोग वास्तु करने के लिए निकलते हैं, एक तो शुभ मुहूर्त की बात नहीं करते, रजिस्ट्री शुभ टाइम पे नहीं कराते। जैसे मान लो कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी ना डेट देगी कोर्ट, नहीं देगी। बहुत सारे रास्ते हैं शुभता लाने के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं। अप्लाई अच्छे दिन में कर लो, हाँ, शुरुआत अच्छी कर लो। शुरुआत कर लो। और कुछ नहीं, नक्षत्र अच्छा नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आप होरा अच्छा ले लो, ठीक है। कुछ दिन वेट कर लो। देखो वेट करना, कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली देरी भली। तो आप अपने जीवन में क्या करने जा रहे हो? प्रॉपर्टी नॉट ए स्मॉल थिंग। घर बनाना कोई छोटी चीज नहीं है, पूरी की पूरी पुश्तें वहां पे पैदा होने वाली हैं, सही बात है, रहने वाली हैं। तो अगर आप 2 महीने 3 महीने वेट कर लोगे तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली है, ठीक है। एक तो शुभ टाइम पे नहीं करते, दूसरी चीज वो जेनरिक वास्तु करते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। तीसरी चीज
पूरे घर को वो एक ही बार में डिस्टर्ब कर देते हैं, सारी एनर्जीज को एकदम से हटा देते हैं या हिला देते हैं, वो गलत है। बाथरूम का भी कटिंग कर दी, वहां लगा दी ब्रास टेप, ठीक है, एंट्री को भी कर दिया। अगर आप स्पेसिफिक किसी एक अच्छे मुहूर्त में कर रहे हो, आप सब कुछ एक साथ कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप प्लीज एक एक चीज करके करिए, धीरे धीरे करिए। 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, फिर आप उसको धीरे धीरे करिए। अच्छा, आपके अगर चौथे घर में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो कृपया अपने घर को साफ रखें। साफ होता नहीं है इनका घर, स्मेल आती है, क्लटर होता है, सीलन होती है, इवन की दीमक लगी हो, तो उन चीजों को रिमूव करिए। प्रैक्टिकल सोचिए, अगर बार बार दीमक लग रही है घर में तो इट मीन्स कहीं सीलन है, उसकी वजह से लग रही है। कहीं पे कोई आपके कार्मिक डेस्टिनी खराब है जो आपको बार बार इन कीड़ों के थ्रू दिखेगी, तो आप उन चीज़ों को रिमूव करिए। परमानेंट पहले उनका सोल्यूशन करिए, टाइम टू टाइम करिए। 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप परमानेंट प्रॉमिस लेकर बैठे हो। ठीक। एक सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि जब कोई घर में मांगलिक कार्य होना होता है उस समय घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। घर में बहू आनी, आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन करानी शुरू करते हो। हाँ जी, अटैच टॉयलेट चाहिए बहू रानी के लिए। हाँ, अच्छा करने के चक्कर में। अच्छा करने, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। अगर आपके दिमाग में इतना है ना, साल पहले कर लो। अच्छा, अगर इतना आपको सुख देना है, इतना आपको अपना कंफर्ट चाहिए या देना चाहते हो, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो कि बच्चों को सुख हो जाए, हर बंदा चाहता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। बट प्लीज बिफोर मैरिज कोई भी तोड़ फोड़ घर में मत करिए। मेरे पास कितने ही केसेस हैं जिन्होंने 6-8 महीने पहले घर में सारा कंस्ट्रक्शन एरिया किया, शादी 3 महीने 2 महीने डैमेज। आपने सारी एनर्जीज को तो पहले ही हिला दिया। सही बात है। तो कम से कम ये चीज़ सोच के चलना चाहिए। घर आप चेंज करने जा रहे हो, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हम मुंह उठा के कहीं से भी वीडियो देख लिया, नए नए कंसल्टेंट्स बन रहे हैं, जैसे मैं क्यों नहीं ज़्यादा वास्तु पे वीडियोस बनाती, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात समझ नहीं आनी लोगों को। लोगों को लगता है कि बस यहाँ पे नॉर्थ में ये लगा दो, वेस्ट में ये लगा दो, साउथ में ये लगा दो, ऐसे नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, मांगलिक कार्यों से पहले तोड़फोड़ नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर के लिए अगर हम कहें तो किचन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किचन में 80% लेडीज जो है अपनी सारी जिंदगी निकालती हैं। ठीक है, अब किचन का आपके घर में ठीक होना बहुत जरूरी है। तो आपके चार्ट में जो अग्नि प्रधान प्लैनेट है वो मंगल और सूर्य है। आपके घर में भी जो अग्नि देते हैं सूर्य और मंगल ही है, और कोई अग्नि नहीं देता आपको। अच्छा, ठीक है, इसीलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम बोलते हैं कि यहाँ पे ना किचन बना लो, सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी सबकी साउथ ईस्ट में किचन चली जाए या कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी किचन जहाँ भी बनी है उस पे नेगेटिविटी मत डालिए कि वो नॉर्थ में है, वो ईस्ट में है, वो वेस्ट में है, वो कहाँ है। अगर इतने रूल रेगुलेशन हम आज के समय में लगाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। देश काल पात्र सब बदल चुका है, आज जमीनें कम हो गई हैं। आज अगर हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ चाहें वो नहीं ले सकते, अपनी मर्जी की अगर डायरेक्शन खरीदना चाहो आप खरीद नहीं सकते, तो बहुत सारे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो आप इसमें सिर्फ ये कर सकते हो कि अपनी अगर चार्ट में अगर आपके सूर्य मंगल ठीक रहें तो फिर किचन कहीं भी बनती रहे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो मैम अभी जो भी हमने बातचीत करी उसमें आप यही बोल रहे थे कि जेनरिक रेमेडीज़ सभी कुंडलियों पे या सभी लोगों पे काम नहीं करती, लेकिन मैम फिर भी देखो मैं भी ढीठ हूँ, ऑडियंस भी, उनको जेनरिक रेमेडीज़ तो चाहिए। देखो क्योंकि हर लोग ना अपनी कुंडली नहीं देख सकते या नहीं देखनी आती या जो भी उनका है, लेकिन जेनरिक तो सबको चाहिए। तो कोई जेनरिक रेमेडीज़। सबसे पहली मेरी एडवाइस यही रहती है सबको, जितने मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी मैं कंसल्टेशंस लोगों को मैप पे या जैसे भी हम लोग वास्तु की भी देते हैं, कि सबसे पहले तो एक अच्छा सा नक्षत्र चूज करिए। ठीक है, गुरु पुष्य या रवि पुष्य जब भी आए, साल में जब भी आए, उस दिन आप अपने घर में जो आपके 11th हाउस में राशि है वहाँ पे अपने बेनिफिक नक्षत्र यानी कि 8th और 9th नक्षत्र की चीज़ें वहाँ रख दीजिए। नवतारा के सब वीडियोस हमारे अवेलेबल है, वहाँ जाइए, आपको दिख जाएगा सब कुछ। ठीक है, वो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो वो चीज़ें आप रखिए, सबसे अच्छी रेमेडी तो ये है। दूसरी चीज़, अपने घर में अगर आप सफाई रखते हो, सबसे पहली चीज़ कि सफाई जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। साफ सफाई, अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं है, कपड़े बिखरे रहते हैं, ज़मीन पे गिरे रहते हैं,
अगर घर में स्मेल आती है, अगर आप अपने घर को एक होटल जैसी फीलिंग दो। अच्छा, होटल में जाके कैसा लगता है हमें? लग्जरी, रिच, लेविश। काश मेरा घर भी ऐसा हो। आज घर बन भी रहे हैं, वैसे लेविश घर बन भी रहे हैं ना, वैसा ही कलर थीम, वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसा ही इंटीरियर लोग घर में भी यूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका 1 BHK मकान है आप होटल बना दो, नहीं, आप होटल जैसी फीलिंग वहाँ पे दो। छोटा ही घर है पर थीम उसकी जो है एक न्यूट्रल कर दो, न्यूट्रल थीम कर दो। रंग बिरंगी चीजें ऐड मत करो ज्यादा कि ये दीवार काली, ये नीली, ये हरी, ये गुलाबी। ये आपके लिए जो है तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपके घर को, आपके वास्तु को इम्प्रूव कर सकती है, वो है कि हर शनिवार आपको ये आदत बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट महीने में एक शनिवार अपनी आदत बनाइए। कुछ पुराना सामान आपको बेचना है। अच्छा, पुराना सामान बेचना शुरू करिए। जिस दिन पुराना बेचना शुरू करोगे आप देखना प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, गाड़ी भी नई आ जाएगी, सब कुछ नया आएगा। जब तक पुराना नहीं जाएगा तब तक नया नहीं आएगा। ये एक सृष्टि का नियम है। जब तक हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे अगली जनरेशन कैसे रहेगी यहाँ पे? सही बात। अगर मैं ही जम के बैठ जाऊँ, मैं तो नहीं जाती इस दुनिया से 200-400 साल, तो मेरे घर वाले कहेंगे कि भाई यही जम के बैठ गया, बाकी कहाँ? सही बात तो है। आप सोच के देखो, है ना। पुराना क्लटर भी सेम वही चीज है। अपनी आदत बनाइए। ये एक तो शनि को इम्प्रूव करेंगी, राहु को इम्प्रूव करेंगी, और आपका माइंड सेट जो है वो क्लीन होगा। घर के कॉर्नर जितने क्लीन रख सकते हो रखिए। जितने कॉर्नर भरे होंगे आपके शोल्डर, आपके लेग्स उतनी पेन होंगी। एक सबसे लास्ट, हमेशा अपने घर में कोई ना कोई खुशबू जो है वो ज़रूर अरेंज करिए। कोई ना कोई अग्निहोत्रा, हवन हफ्ते में एक दिन ज़रूर करिए। मंगलवार को या संक्रांति को एक हवन, एक पूजा ज़रूर रखिए ताकि घर का एनवायरनमेंट जो है वो शुद्ध होता रहे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मेरे बोलने पे आपने जेनरिक रेमेडीज बताई। वैसे तो आप बोल रहे थे कि जो भी रेमेडीज देखो होती ये हैं, जेनरिक तो नहीं है, ये वास्तु में हम सबसे पहले करवाते हैं। अच्छा। वास्तु करने से पहले ये प्री रेमेडीज है जो मैंने दी है। तो एटलीस्ट कल को लोगों ने अपना वास्तु करना है तो पहले कुछ दिन ये चीज करें तो शायद उनको वास्तु करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, लेकिन वैसे जो अगर बाद में अगर रेमेडीज करते हैं तो वो चार्ट के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद वो फुलफिल होंगी अगर आप कुछ दिन ये 2-3 महीने ये फॉलो करते हैं। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। वास्तु के बारे में जो भी हमने नई बातें आपको बताई, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और अगर किसी टॉपिक पे आपको बात करनी है या कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।